हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जिस तरह से आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, आप अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते रहिए। मैं अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निर्वहन करूँगा। ठीक है। साथ ही साथ जब तक स्टूडेंट और टीचर में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है तब तक क्लास बेहतर नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट यानी कि छात्र और टीचर में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। और जिस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेशन बना कर रखे हैं, बिल्कुल समय पर आकर जुड़ जाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आपके साथ पूरी तरीके से लगा रहूँगा। ये मान के चलिए, साइकोलॉजी से और इन्वायरमेंट से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। आप हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए। साथ ही साथ मैं बहुत जल्द ही 1000 या 500 क्वेश्चन का साइकोलॉजी और 1000 या 500 क्वेश्चन के आपको एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के वन लाइनर प्रश्न दूंगा, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दूंगा, ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। आप किसी और बात की चर्चा न करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का जो हमारा पहले प्रश्न से पहले देखिए एक स्लाइड लगी हुई है कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है, वही सूर्य बनकर निकलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो कोटेशन डाला गया है बिल्कुल हमारे अंदर एकदम से जोश ही रख दिया। चलिए जोश ही भर दिया। चलिए आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। सभी लोग आंसर करने का प्रयास करिएगा। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर भी प्रयास करना मत छोड़िए। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा और कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश यानी कि क्या बुद्धि उच्च स्तरीय है। पहला ऑप्शन कहता है कि शारीरिक गतिरोधक, शारीरिक गतिबोधक। दूसरा ऑप्शन कहता है सांगीतिक और तीसरा ऑप्शन कहता है भाषाई और चौथा ऑप्शन कहता है स्थानिक। जल्दी से इस आंसर करिए। कुछ छात्रों का ये प्रश्न गलत हो जाएगा तो बिल्कुल आपको तनाव नहीं लेना है कि मेरा पहला ही प्रश्न गलत हो गया, अब इसके बाद मेरा प्रश्न गलत सही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत करिए। अगले आने वाला जो प्रश्न होगा वो जरूर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कक्षा अध्यापक ने, कक्षा यानी क्लास टीचर ने विचार किया कि राघव में सांगीतिक बुद्धि उच्च स्तरीय थी, सांगीतिक उच्च स्तरीय थी। इस बात को ध्यान रखिएगा बुद्धि का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी बड़ा प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। पहला ऑप्शन कहता है बुद्धि को लेकर बुद्धि लब्धांक परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों के पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप से एक रूपरेखा की तैयार की तरह ग्रहण करें। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बुद्धि का विकास हो सके। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसमें भी कुछ ही छात्र आंसर कर पाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। आप आने वाले प्रश्न जरूर सही होंगे। ठीक है, आने वाले प्रश्न जरूर सही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत को सुझाता है कि क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। बात सत्य है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद ये सारी चीज़ें बदलती हैं। चलिए, टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 बुद्धि लब्धांक का बालक माना जाता है। पहला ऑप्शन है मंद बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ बुद्धि और चौथा ऑप्शन है क्षीण बुद्धि। जल्दी से इसका आंसर करिए। अब आप लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं क्या? यूपी टेट 2016 का प्रश्न बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। इसमें भी यदि आप सोच रहे हैं 90 से लेकर 100 तक की बुद्धि लब्धांक को क्या कहा जाता है? इस बालक में क्या है? सामान्य बुद्धि या समान बुद्धि वाला बालक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब आपके सारे प्रश्न सही होंगे। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया था, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। पहला ऑप्शन है विनय साइमन ने, दूसरा ऑप्शन है ईस्टर ने, तीसरा ऑप्शन है टर्मन ने और चौथा ऑप्शन है सिरिल बर्ट ने। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? विनय साइमन ने।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र बता दीजिए। बताइए जल्दी से। इसमें भी आपको ए बी सी डी में इसमें भी आपको सोचना नहीं चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए। मुझे लगता है इसका भी आंसर कुछ ही छात्रों का सही होगा, क्योंकि कुछ छात्र इसको देखकर कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। बिल्कुल आप सोच ही नहीं पा रहे होंगे, बस एक दो लोगों का माइंड चल रहा होगा बस। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक आयु। मानसिक आयु यानी MA/CA। मैंने आपको पढ़ाया था कि MA/CA × 100, याद रखिएगा MA/CA। ठीक है, हमने MBA किया, मेरे भैया ने CA किया, चार्टेड अकाउंटेंट बने। ठीक है, एक फॉर्मूला है याद करने का, बाकी उसका फुल फॉर्म अलग है। कौन सी बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है 70 से 79, 50 से लेकर 69 और 36 से लेकर 49, 49 और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो आप सोच रहे हैं वो प्रश्न गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। जल्दी से पेन कॉपी उठाइए। 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धांक कितनी है। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, बस आपको सोचना चाहिए था। तो 150, 160, 140, 135। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यूपी टेट 2017 का प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न पूछता है यूपी टेट। बिल्कुल आप जानते हो कि इसके औकात में इतने ही प्रश्न हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धांक की कितनी होती है, 160 होती है, 160 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से बताइएगा, 2017 का प्रश्न अभी आपने देखा। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, चौथा ऑप्शन भी देख रहे हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। अभी ही मैंने आपको बताया था, अगर ये प्रश्न भी आपके गलत हो गए तो मान के चलिए आप बहुत गलत कर रहे हैं। चलिए 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। पहला ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण, चौथा ऑप्शन है चित्रांकन परीक्षण। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट आंसर करते चलिए। जो हमारे नए साथी हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, बार बार बोलने से अच्छा नहीं लगता आप लोगों को भी, और मुझे भी थोड़ा से अलग ही फील होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, इस बात को ध्यान रखिएगा, जलोटा साहब ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैंने बोला था आपके अब सारे प्रश्न सही होने वाले हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का और उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि का स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, बुद्धि का करता है। याद भी करते चलिए, देखिए आपको याद भी करते चलना चाहिए ताकि आपके प्रश्न भी गलत ना हो सकें, आगे आने वाले जो प्रश्न हो वो गलत ना हो, मेरे कहने का तात्पर्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है, जल्दी से आंसर बताइए। कौशल, अभिक्षमता, अवृत्ति, बुद्धि। तो मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है मेरे साथियों, तो बुद्धि से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बुद्धि से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी आगे चला गया प्रश्न। प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, दूसरा ऑप्शन कहता है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन कहता है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा और चौथा ऑप्शन है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। जल्दी से इसका आंसर करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सरल प्रश्न है,
मुझे लगता है इसका भी आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोगों का प्रयोग संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन में सहायक, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को अकुशलता को छिपाते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि बालकों को वर्गीकृत करने में। चौथा ऑप्शन कहता है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। बिल्कुल इस प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व करिए, आप ट्रिक लगाकर थोड़ा से सोच कर सॉल्व करिए, क्योंकि आप अगर इस तरह की चीज़ें आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और एक टीचर की सोच जो होनी चाहिए सबसे अलग होनी चाहिए। बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट। जितने भी छात्रों ने आंसर किया है मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि बिल्कुल आपकी जो सोच थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, निम्न में से बुद्धि परीक्षणों का दुरुपयोग संकेत करते हैं? बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक क्या करते हैं? अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, बोलते हैं इसका बुद्धि लेवल सही नहीं है, या पढ़ नहीं सकता, या मूर्ख है। ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करके, जो कि एक टीचर होने के नाते भी ऐसे शब्दों का उन्हें नहीं चुनाव करना चाहिए, फिर भी वो चुनाव करते हैं और अपनी अकुशलता को बच्चों पर थोप देते हैं या गार्जियन को बता देते हैं। बिल्कुल एक गलत तरीका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है, कल्पना कहलाता है। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करते चलिए। अगर मन कर रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और क्लास के लास्ट में आप तो फीडबैक अब देते नहीं हैं, कोई बात नहीं है, जब आपका मन करेगा तब आप लोग दीजिएगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है कैटल, दूसरा ऑप्शन है थार्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है वर्नन और चौथा ऑप्शन है स्किनर। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आंसर बताते चलूँगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल महोदय थे, कैटल महोदय थे। याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सी यूपी टेट भी अब कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। बिल्कुल, अब पहले जो घिसे पिटे क्वेश्चन पूछता था अब ऐसा नहीं है। अब यूपी टेट अपने आप को कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहा है। ज़रूर अच्छे अच्छे प्रश्न पूछने का कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रयास करना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द यूपी टेट अपने आप में सुधार करेगा और आपको दिखाएगा कि जिस तरह से सीटेट प्रश्न पूछते हैं उसी तरह से वह भी पूछेगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन कहता है बहुतत्व सिद्धांत। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रत्यागमन सिद्धांत। प्रत्यागमन सिद्धांत, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्रत्यागमन क्या होता है इसको आप लिखिएगा। बाद में क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स मिलता है और वहाँ पर लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि यह पहला ऑप्शन है। इसमें भी आपको स्वयं लॉजिक लगाना चाहिए, भले ही आप ना पढ़े हों। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। यदि हम क्या करते हैं बुनियादी स्तर पर मातृभाषा यानी कि मदर लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपके सामने है विकल्प। ठीक है, 3, 4, 5 वर्ष की आयु में। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष की आयु में बालक क्या करता है? हिंदी अक्षरों को बालक क्या करता है? पहचानने लगता है यानी रिकॉग्नाइजेशन करने लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु शब्द का भंडार होता है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वर्ष के अंत में
शिशु को 100 शब्द का भंडार हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम है, संकेत प्रयोग विज्ञान है, वाक्य है, रूपिम है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छे प्रश्न देख रहे हैं आप किस तरह के प्रश्न को मैं किस तरह से प्रश्न को लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही कट कॉपी पेस्ट किया जाता है, आप जानते हो। कम से कम हर साल 2-4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्या होता है, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है और आप एग्जामिनर किस तरह से सोच रहा है उसके सोच को आप पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट्स आप कम सॉल्व करिए चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो भाषा में सबसे छोटी इकाई है स्वनिम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए भाषा अवबोधन में से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है पाठन वैकल्प और वाक संबंध रोग और भाषाघात और चला घात। जल्दी से इसका आंसर करिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका आंसर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गलत तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा अवबोधन से संबंध जो हो रहा है ये वाक संबंध रोग है। ठीक है, वैसे भाषाघात होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पर हम विचार करेंगे एक बार। बाकी आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, हो सकता है इसका आंसर सी भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है एक बार सी। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगर सही होगा तो कोई बात नहीं, वही प्रश्न सही होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं मैं किसी अगले क्लास में ज़रूर इसका स्पष्टीकरण दे दूँगा। क्या बच्चे भाषा अर्जित करते हैं? क्या बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से हिंसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप में सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। और तीसरा ऑप्शन कहता है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन कहता है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति और पोषण पर बहस, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको करना चाहिए। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। जल्दी से इसको विकल्प में इसको आप सजाइए। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारी चीज़ें जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में तो सब बताते चलता हूँ कि देखिए भैया आपके एग्जाम में ज़रूर कई बार प्रश्न को क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस बनाए रखा करें। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ 3, 4, 2, 1, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? वॉरेन ने, रॉस ने, वैलेंटाइन ने, स्किनर ने। जल्दी से इसका आंसर करिए। यूपी टेट 2014 के यह प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस साहब ने चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू दिया है और यह चिंतन की परिभाषा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बस 5 मिनट वेट करिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन 5 मिनट वेट करिए। ठीक है, तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है ज्ञान और अनुभव की यथेष्टता, दूसरा ऑप्शन है यथेष्ट अभिप्रेरणा और तीसरा ऑप्शन है यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, चौथा ऑप्शन है कम बुद्धि व ज्ञान। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कम बुद्धि व ज्ञान, इस बात को ध्यान रखिएगा। हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, वहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पूछा गया है कौन सा गलत है। ठीक है, ये प्रश्न दोबारा दोहरा लिया गया है, ये वही प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। दूसरा ऑप्शन कहती है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से आंसर बताते चलिए। तो इसका आंसर है कि भाषा विचार प्रक्रिया को कभी प्रभावित नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल माना गया है। कम महत्वपूर्ण
अमहत्वपूर्ण और अति संवेदनशीलता निरपेक्ष, जल्दी से इसका आंसर बताइए। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। सीटेट 2016 का प्रश्न है। तो अति संवेदनशील भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल माना जाता है अति संवेदनशील। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इस प्रश्न का, जल्दी से आंसर दीजिए। मुझे लगता है इसका आंसर सारे छात्र दे सकते हैं। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। चौथा ऑप्शन है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, बिल्कुल मैंने कविता के जैसे इसको पढ़ दिया। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका ए ऑप्शन इज राइट। जिन छात्रों ने इसका आंसर दिया होगा और उनके सही हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं उसमें हो सकता है आपके सोचने में। चलिए 2-3 प्रश्न, एक प्रश्न और है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा, बहुभाषा। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुभाषा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 दस्तावेज के लिए भाषा में निहित किया गया है बहुभाषा को। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी की क्लास में कम से कम 60 से अधिक प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किया था और 60 से अधिक प्रश्न मैंने आपको करवा के दिया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। क्लास यदि अच्छी लगती है तो एक बार ज़रूर लाइक कर दिया करें। ठीक है, कई बार देखने वाले ज़्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं, कर दिया करें अगर आपको सही लगता है, और डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी डिसलाइक करें आप ज़रूर उसके पीछे का कारण हमें बता दिया करें कि सर मैंने डिसलाइक किया है और इसलिए किया। किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं होता। देखिए, मेरा एक सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कभी क्रोध में नहीं आता हूँ। अगर आपको मेरी गलती नज़र आती है किसी भी प्रकार से, तो आप बिना हेजिटेशन के आप ज़रूर बताया करें। कोई भी छात्र है, मैं उस बात को ज़रूर स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरी गलतियों को उजागर किया तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, उसे डांटूंगा, उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊँगा। नहीं, कभी शुरू से मेरी मेरी यही आदत है। ठीक है, हमेशा मैंने लोगों की बातों को सम्मान किया है। यदि किसी ने मुझे सुझाव दिया है तो उसकी बातों को ज़रूर अमल किया है, यदि उसके प्रस्ताव यानी कि सुझाव अच्छे रहे तो। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे प्रिय साथियों। कल मिलते हैं एनवायरनमेंट की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।